Hello everyone. So today we will start steel structures. Second part, okay? And today's topic will be plastic analysis. Okay? So basically what is plastic analysis? Actually हमने strength of materials में या फिर structural analysis में जो भी अभी तक पढ़ते आए हैं हम लोग, वो हम लोग इलास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इलास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हमारा ये जो ग्राफ होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेन होता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रेस होता है, तो वो एक्चुअली यहाँ से लीनियर रहता है, ठीक है। तो ये जो जोन होता है इधर साइड का, ये हमारा इलास्टिक जोन होता है, ओके। इसको हम इलास्टिक जोन कहते हैं। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो भी एनालिसिस करते हैं वो इलास्टिक जोन को कंसिडर करके करते हैं। इतना ही तक हम लोग मानते हैं कि मटेरियल हमारा इलास्टिक जोन तक ही जाएगा, उसके बाद हमारा मटेरियल जो है या फिर बॉडी जो है वो फिल कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए हमारा कोई बॉडी मानते हैं, ये हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो हम अगर इस बॉडी पे कोई मोमेंट या फिर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई बेंडिंग मोमेंट इम्पोज करते हैं, तो ये हमारा एक स्ट्रेन डेवलप करता है, ठीक है। तो हमारा जो आउटर मोस्ट फाइबर है इस पे मैक्सिमम स्ट्रेन आता है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन या मैक्सिमम स्ट्रेस बोल सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म से बात करते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। तो और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा जीरो स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया स्ट्रेस का, ओके। ये हमारा कोई भी एक स्ट्रेस है। सिमिलरली हमारा टेंशन जोन में भी कोई एक स्ट्रेस का वैल्यू होता है, ठीक है। अब जैसे ये हम मोमेंट अप्लाई किया, अब जैसे से ये मोमेंट का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा ये जो स्ट्रेस है वो और बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली ये जो हमारा आउटर मोस्ट फाइबर है वो हमारा फेलर जोन तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट कर लेता है, उसको हम लोग एफ वाई से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है ये हमारा मैक्सिमम टेंशन में है या कॉम्प्रेशन में है, ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस झेल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग इलास्टिक एनालिसिस में इस पॉइंट तक ही एनालिसिस करते हैं, ओके। हमारा आउटर मोस्ट फाइबर अगर मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच गया तो फिर हम लोग उसको अल्टीमेट स्ट्रेस मान के उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा हो गया इलास्टिक एनालिसिस, ओके। प्लास्टिक एनालिसिस कैसे अंतर है? प्लास्टिक एनालिसिस में हम मानते हैं कि हमारा ये बॉडी है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो अगर हमारा बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच गया, ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच गया, तो उसके बाद हम मानते हैं कि हमारा जो ये बाकी का जो नीचे का मटेरियल है, ये मटेरियल ये मटेरियल ये मटेरियल, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इस जोन में भी ये फाइबर जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचेगा, यानी कि हमारा ये बॉडी कुछ ऐसा होता जाएगा, ओके। यहाँ तक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा। फिर अगर हम लोग मोमेंट का वैल्यू और बढ़ाते जाते हैं, मोमेंट और इंक्रीज करते हैं, तो ये जोन फिर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा, ओके। और अगर मोमेंट बढ़ाते हैं तो फाइनली हमारा ऐसा केस आएगा कि ये हमारा बॉडी डायग्राम ऐसा हो जाएगा। मीन्स हमारा ये जो पूरा फाइबर है ये पूरा हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एनालिसिस था ये हमारा प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी होता है वो प्लास्टिक जोन तक पहुंच जाता है, ठीक है। पूरा हम लोग मटेरियल को यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए हमारा प्लास्टिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, ताकि हम ये मान के चलें कि हमारा कोई भी मटेरियल है स्टील का या फिर कोई भी बॉडी है वो फुल यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आउटर मोस्ट फाइबर तक ही यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसका फुल यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ओके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिक बेंडिंग? एक टॉपिक है प्लास्टिक बेंडिंग इन
बीम्स। ठीक है, ये प्लास्टिक बेंडिंग क्या होता है एक्चुअली? बीम हम ये मानते हैं जब होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ, ठीक है, जब हमारा कोई भी होमोजेनियस बीम सब्जेक्टेड टू मोमेंट m, एक मोमेंट m अप्लाई किए, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। ठीक है, कैसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा? लीनियर होगा, जैसे हमने बताया ये लीनियर वेरिएशन है। ओके, और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस ज़ीरो होता है इस पॉइंट पे, और आउटर मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा ज़ीरो हो गया और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू चेंज करते हैं, ओके, सॉरी, जैसे जैसे हम लोग मोमेंट्स का वैल्यू चेंज करते हैं वैसे हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट हमारा जो मोमेंट का वैल्यू होता है वो F इंटू जेड होता है। और F क्या है हमारा? F तो हमारा हो गया स्ट्रेस, और Z हमारा हो गया सेक्शन मॉडुलस। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग मोमेंट का वेरिएशन करते हैं तो हमारे वेरियस स्टेजेस डेवलप होते हैं। इसका ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया बीम का। ओके, ये हमारा सिंपल जो स्ट्रेस आ रहा था एट एनी वैल्यू जब मोमेंट हम लोग अप्लाई किए थे m, फिर m को हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए तो ये जो वैल्यू था ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचा। ओके, फिर यहाँ पे हमारा बस आउटर मोस्ट फाइबर अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस तक था, एफ आई हमारा यील्ड स्ट्रेस है। ओके, फिर हम लोग जैसे जैसे फिर मोमेंट का वैल्यू और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते गए तो हमारा आउटर मोस्ट फाइबर तो अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस तक था ही, लेकिन साथ साथ में थोड़े बहुत अंदर के फाइबर्स भी हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस तक डेवलप होने स्टार्ट हो गए। फिर फाइनली एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे हमारा पूरे के पूरे फाइबर्स यील्ड स्ट्रेस पे आ गए। ओके, तो ये अगर स्टेज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो स्टेज वन में हमारा क्या था? डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट था। डिफॉर्मेशन was within इलास्टिक लिमिट। ओके, स्टेज टू में क्या हुआ? हम लोग जैसे जैसे मोमेंट का वैल्यू बढ़ाए, व्हेन m इज इंक्रीज्ड आउटर मोस्ट फाइबर reached maximum yield stress। ओके, Fy ये स्टेज टू का था। स्टेज थ्री क्या था हमारा? स्टेज थ्री था कि वैल्यू ऑफ m अगेन इंक्रीज्ड। ओके, बट इन आउटर मोस्ट फाइबर में क्या होगा? Fy के बाहर तो जा नहीं सकता है, वैल्यू will not go beyond
एफ वाई के बियॉन्ड तो जा नहीं सकता है, ओके, बट इनर फाइबर्स स्टार्ट्स यील्डिंग, मतलब अंदर के जो फाइबर्स थे, मतलब ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, तो ये फाइबर हमारा यील्ड कर गया, फिर ये फाइबर यील्ड करना स्टार्ट करेगा, फिर ये फाइबर यील्ड करेगा, फिर ये फाइबर ग्रेजुअली हमारा इस तरफ शिफ्ट करेगा, यील्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और हमारा स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो पहले इस तरह था, फिर हमारा कुछ इस तरह आएगा, फिर फाइनली हमारा पूरा यील्ड करेगा तो इस तरह आएगा। ये हमारा स्टेज रहता है, ठीक है। जो स्टेज 4 था हमारा, ओके, स्टेज 4 में हमारा ऑल द फाइबर्स रीच्ड यील्ड स्ट्रेस, ओके। अब जब इस स्टेज 4 पे आ गया तो नाउ बीम हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम बेंडिंग कैपेसिटी, ओके, मैक्सिमम बेंडिंग या मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी। अब इस स्टेज पे जो हमारा बीम फेल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक फेलर, ओके। जब हमारा पूरे जितना भी फाइबर्स था हमारा वो सारा अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच गया, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक फेलर। यहाँ पे जाकर के फेल करता है, तो यहाँ पे एक्चुअली फेल कैसे करता है, ये अगर हमारा बीम है, यहाँ पर मोमेंट अप्लाई किए हुए हैं, तो ये बीम का ऐसे बेंडिंग होता है, फिर ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग मोमेंट अप्लाई बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये चीज़ फाइनली जब यहाँ तक शिफ्ट करेगा तो इस पॉइंट पे एक प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा, ओके। ये जो हमारा स्टेज रहेगा, ये स्टेज, ये जो अल्टीमेट स्टेज रहेगा, तो इस पॉइंट पे हमारा जो बीम है वो एक प्लास्टिक हिंज की तरह बिहेव करेगा। अगर इस पर हम लोड डालेंगे तो ये और थोड़ा सा फैलेगा, और जैसे ही लोड रिमूव करेंगे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा एक तरह का से हिंज का काम करता है, जिस तरह हमारा ये आर्टिफिशियल हिंज था, एक यहाँ पे आर्टिफिशियल हिंज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा ऐसे करके बेंड करता है, ओके। तो ये आर्टिफिशियल हिंज ना हो करके ये हमारा प्लास्टिक हिंज की तरह बिहेव करेगा, ओके। इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, ओके। ये इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक हिंज। तो व्हाट इज प्लास्टिक हिंज? इफ when the beam reaches its maximum resisting capacity, okay, then a hinge is formed at the section, okay. This is called प्लास्टिक हिंज, ओके। तो फाइनली हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो कंप्रेशन जोन होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन होगा, तो हमारा जो टोटल कंप्रेशन होगा वो इक्वल होगा हमारा टोटल टेंशन के, ओके। और ये हमारा जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, वो हमारा एरिया को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा एफ वाई अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू एरिया,
तो कॉम्प्रेशन एरिया कितना होगा, टोटल एरिया का हाफ एफ वाई इंटू ए बाई टू, और टेंशन एरिया भी हमारा एफ वाई इंटू ए बाई टू, इसलिए हमारा टोटल कॉम्प्रेशन जोन, टोटल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। किस केस में, सिर्फ प्लास्टिक एनालिसिस के केस में। ओके, और इस जब हमारा प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है, एट फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो जो मोमेंट डेवलप होता है, द मोमेंट विच इज डेवलप्ड इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज प्लास्टिक मोमेंट, एम पी इक्वल टू एफ वाई इंटू ए बाई टू। ओके, ये हमारा हो गया कॉम्प्रेशन या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है। ओके, हमारा मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमारा क्या होता है, मोमेंट हमारा होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म। आरसीसी पड़ा हुआ है, ये फोर्स में भी कॉम्प्रेसिव फोर्स हो सकता है और या फिर में भी टेंसाइल फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टोटल कॉम्प्रेशन फोर्स कितना आया था, एफ वाई इंटू हाफ ऑफ एरिया, और ये किसके बराबर था, टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर था। ठीक है, तो प्लास्टिक मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। कॉम्प्रेसिव फोर्स हमारा कितना, एफ वाई इंटू ए बाई टू, हाफ ऑफ एरिया, क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो एरिया को हाफ में डिवाइड करता है। ये चीज़ हमेशा नोटिस करके रखना, नोट में लिख लो, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एरिया इंटू हाफ। ओके, इंटू लीवर आर्म। ओके, ये हमारा हो गया क्या, प्लास्टिक मोमेंट। अब हमारा एक टर्म आता है, लीवर आर्म क्या होता है, तो कोई जानते होंगे, लीवर आर्म डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन। ओके, क्या होता था, ये अगर हमारा कंप्रेशन जोन है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा, ये हमारा टेंशन जोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कहते थे लीवर आर्म। ठीक है, अब हमारा एक टर्म आता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसको हम लोग जेड पी से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये हमारा होता है जेड पी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरियाज ऑफ टेंशन जोन और कॉम्प्रेशन जोन। ठीक है, यानी कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरियाज ऑफ टेंशन जोन एंड कॉम्प्रेशन। तो टेक्निकली हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, जेड पी एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन जोन इंटू इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस प्लस टेंशन जोन इंटू ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ओके, अब हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस 100 में पड़ा हुआ था।
इसको हम लोग जेड ई से डिनोट करते थे, ये तो था आई इनर्शिया बाई वाई मैक्स। ठीक है, जैसे अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका इनर्शिया होता है, इसका कोई न्यूट्रल एक्सिस होगा, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसका एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया रेक्टेंगल क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। ओके, और वाई मैक्स क्या होगा, वाई मैक्स होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, इसको कहते हैं वाई मैक्स। तो हमारा जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो गया वो होता है आई बाई वाई मैक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ए सी इंटू वाई सी प्लस ए टी इंटू वाई टी। और ए सी वाई सी क्या है, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन जोन, एरिया ऑफ टेंशन जोन, ए टी हो गया, और वाई सी डिस्टेंस ऑफ टॉप मोस्ट फाइबर फ्रॉम प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, वाई टी हो गया डिस्टेंस ऑफ टेंशन जोन, न्यूट्रल टेंशन जोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा। ओके, हमारा एक टर्म आता है शेप फैक्टर एस। व्हाट इज शेप फैक्टर, शेप फैक्टर इज एक्चुअली कह सकते हैं प्लास्टिक मोमेंट बाय इलास्टिक मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शेप फैक्टर। ठीक है, शेप फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, एडिशनल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इन प्लास्टिक हिंज मीन्स हम जब कोई भी बीम को एनालाइज कर रहे थे, तो जब इलास्टिक एनालिसिस कर रहे थे तो उसका एक यील्ड स्ट्रेस लेकर के चले थे, कोई एक स्ट्रेस जिस पे वो फेलर स्ट्रेस मान के चलते हैं। तो एक पॉइंट था, पॉइंट ऑफ फेलर जो इलास्टिक एनालिसिस का होगा वो पॉइंट ऑफ फेलर ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस से कम होगा। ओके, मतलब इलास्टिक फेलर कम होगा प्लास्टिक फेलर से। तो ये कितना कम होगा मीन्स हम लोग कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना ज़्यादा किस वैल्यू से ये कम होगा, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं शेप फैक्टर। मीन्स एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, अगर हमारा इलास्टिक फेलर 100 था तो हमारा प्लास्टिक फेलर ऑलमोस्ट अगर 160 या 170 होता है तो हम लोग क्या 60 अमाउंट हम लोग ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं इन कंपेरिजन टू इलास्टिक। ओके, तो ये जो 60 हमारा हो गया, ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग शेप फैक्टर। मीन्स हम लोग कितना ज़्यादा वो मटेरियल या फिर स्ट्रक्चर का मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लास्टिक मोमेंट बाई इलास्टिक मोमेंट। और प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है हमारा, प्लास्टिक मोमेंट हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और इलास्टिक मोमेंट होता है हमारा एफ वाई इंटू जेड ई, अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये एफ वाई कट जाता है तो हमारा शेप फैक्टर क्या बचा, जेड पी बाई जेड ई। तो अल्टीमेटली हमारा शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो हमारा है एम पी बाई एम ई और या फिर जेड पी बाई जेड ई। हम लोग मैक्सिमम टाइम शेप फैक्टर से ही निकालेंगे। ओके, तो एक और बात, इफ़ नोट में लिख लेना, इफ़ शेप फैक्टर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज हाई, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा देन द डिफरेंस बिटवीन द
plastic failure and elastic failure is high। ओके, कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हमारा प्लास्टिक फेलर, जितना ज़्यादा हमारा वैल्यू शेप फैक्टर का होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डिफरेंस होगा इलास्टिक फेलर और प्लास्टिक फेलर में। मीन्स हम लोग उतना ज़्यादा मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बिटवीन प्लास्टिक फेलर एंड इलास्टिक फेलर। ओके, तो एक हमारा लास्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज बच जाता है, वो हो जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक हिंज एंड प्लास्टिक हिंज। इलास्टिक हिंज हमारा क्या था, इलास्टिक हिंज उसको नहीं कहेंगे, उसको स्ट्रक्चरल हिंज कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल हिंज वो हम मैनुअली प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बीच में एक हिंज डाल देते हैं तो ये हमारा इस तरह से बेंट हो सकता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल हिंज कहेंगे इसको, या फिर आर्टिफिशियल हिंज कह सकते हैं इसको। ठीक है, और प्लास्टिक हिंज हमारा क्या है, अगर ये हमारा बीम है तो प्लास्टिक हिंज हमारा ये ऐसे बेंट कर रहा है तो एक स्टेज पे आएगा कि ये अल्टीमेटली बेंट हो जाएगा और यहाँ पे एक हिंज टाइप का फॉर्मेशन हो सकता है जो कि ये ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल हो सकता है, मूव कर सकता है। तो ये हमारा हो जाता है प्लास्टिक हिंज। ये हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, ये खुद डेवलप होता है। ठीक है, लोड आने पे मेंबर में खुद ही डेवलप होता है। तो हमारा इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो इधर साइड हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल हिंज और इधर साइड हम लिखते हैं अगर प्लास्टिक हिंज। तो पहला पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल हिंज पे हमारा मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स अगर ये हमारा मेंबर है, अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तुरंत बेंट हो जाएगा, ये कोई भी मोमेंट रेजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पर हमारा मोमेंट इक्वल टू 0 ले सकते हैं। वही प्लास्टिक हिंज में हमारा मोमेंट क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस जो है स्ट्रक्चरल हिंज और प्लास्टिक हिंज, सेकेंड डिफरेंस हमारा था इसका फाइनाइट रोटेशन होता है। मीन्स हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये बस इतना ही रोटेट हो सकता है। ठीक है, इसका रोटेशन लिमिटेड है। लेकिन वहीं पे हमारा प्लास्टिक हिंज का इनफाइनाइट रोटेशन हो सकता है। इनफाइनाइट रोटेशन कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसका रोटेशन का वैल्यू ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये कितना रोटेट करेगा। ठीक है, ये इतना जाएगा, थोड़ा सा और इतना जाएगा, थोड़ा सा और इतना जाएगा, तो ये हम लोग इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं कि किस पॉइंट तक रोटेशन इसका लिमिटेड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है डिफरेंस, ये हमारा आर्टिफिशियल हिंज होता है और हमारा जो प्लास्टिक हिंज होता है वो हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ द मेंबर होता है, वो खुद ही डेवलप होता है। ठीक है, इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन मेंबर यील्ड्स, जब यील्ड करना स्टार्ट होता है तो वो इंटरनल रिस्पॉन्स आता है उसका। ठीक है, अब शेप फैक्टर, तो इसमें दो तीन चीज़ हमने पढ़ा, शेप फैक्टर और जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था हमारा प्लास्टिक एनालिसिस का। ओके, ये डायग्राम याद रखना। फिर फाइनली हमारा सारा फाइबर्स यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा। ओके, ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्लास्टिक हिंज क्या होता है, फिर प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, फिर हम
प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ओके, फिर शेप फैक्टर। ओके, तो एग्ज़ाम में आता है शेप फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1, फाइंड शेप फैक्टर ऑफ ए रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल का शेप फैक्टर निकालते हैं। तो सपोज करो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका ये हमारा बी है, डेप्थ हमारा डी है। ओके, तो शेप फैक्टर क्या होता है हमारा, जेड पी बाई जेड ई। तो हमें जेड पी निकालना होगा, जेड ई निकालना होगा। जेड पी क्या होता है हमारा, ए सी इंटू वाई सी प्लस ए टी इंटू वाई टी। तो पहले हम लोग जेड पी निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीम है और सपोज करो ये हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, एरिया को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो हमारा कंप्रेशन जोन का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया का आधा, यानी कि बी डी बाई 2। सिमिलरली हमारा जो टेंशन जोन का एरिया होगा वो भी ए बाई 2 हो जाएगा, यानी कि बी डी बाई 2, ठीक है। अब ये हमारा कंप्रेशन जोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे। ये पूरा हमारा डी था, तो ये पूरा हमारा डी बाई 2 हो जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा, डी बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा टेंशन जोन है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये हमारा डी बाई 2 है, तो इसका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस डी बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो जेड पी कैसे निकालेंगे हम लोग, जेड पी इक्वल टू ए सी इंटू वाई सी प्लस ए टी इंटू वाई टी। ए सी हमारा एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन, मीन्स हाफ ऑफ एरिया, ए बाई 2 यानी कि बी बाई 2, ओके, बी डी बाई 2 इंटू वाई से कितना, डी बाई 4। ये हमारा हो गया ए सी इंटू वाई सी प्लस ए टी इंटू वाई टी भी कितना होगा, सेम बी डी बाई 2 इंटू डी बाई 4। ये हमारा जेड पी आ गया। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 2 इंटू बी डी स्क्वायर बाई 8 मीन्स बी डी स्क्वायर बाई 4। ओके, ये हमारा क्या आ गया, जेड पी। तो हमारा जेड पी इक्वल टू आ गया बी डी स्क्वायर बाई 4। ओके, अब हमको जेड ई चाहिए, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बाई वाई मैक्स। तो हमारा रेक्टेंगल का आई कितना होता है, बी डी क्यूब बाई 12 होता है, और वाई मैक्स कितना होता है, वाई मैक्स हमारा ये हमारा हो गया इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, इसलिए हमारा जो वाई मैक्स होगा वो मिड पॉइंट पर लाई करेगा और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो वाई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई 2, ये हमारा वैल्यू डी बाई 2। तो वाई मैक्स इक्वल टू डी बाई 2। तो जेड ई हमारा कितना हो जाएगा, आई बाई वाई मैक्स। आई हमारा कितना है, बी डी क्यूब बाई 12 बाई वाई मैक्स कितना है, डी बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 इंटू 2 बाई डी मीन्स हमारा हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ये हो गया इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो हमारा जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस था वो था बी डी स्क्वायर बाई 4, और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो था वो हमारा हो गया बी डी स्क्वायर बाई 6। तो शेप फैक्टर कितना होगा हमारा,
ZP by ZE means BD square by 4 by BD square by 6 मीन्स ये हो गया 6/4, तो शेप फैक्टर आ गया 3/2 मीन्स 1.5. ओके, सो फॉर रेक्टेंगल शेप फैक्टर हमारा 1.5 होता है. ओके, तो ये हमारा पहला एग्जांपल था. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. फॉर सर्कल, ये हमारा एक सर्कल है विथ रेडियस r. ओके, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. इसका शेप फैक्टर निकालना होगा. ओके, तो शेप फैक्टर क्या होता है हमारा ZP by ZE. तो पहले हमारा ZP निकालना पड़ेगा, फिर ZE निकालना पड़ेगा. तो निकालते हैं पहले ZP. ये हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा इस एरिया को हाफ में डिवाइड करेगा. तो हमारा जो ZP आ जाएगा AC इंटू YC प्लस AT इंटू YT. AC इक्वल एरिया का हाफ होगा. एरिया कितना था सर्कल का, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ का डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है 4r अपॉन 3 पाई. ठीक है, इसका ये टेंशन जोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे लाई करेगा. इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई. ओके, तो ये हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई प्लस ये टेंशन जोन का, ये हमारा इलास्टिक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है. टेंशन जोन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4r अपॉन 3 पाई. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारा ZP जो आ जाएगा वो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4r अपॉन 3 पाई. तो ये हमारा हो जाएगा 4r क्यूब अपॉन 3. ये हमारा हो गया ZP. ओके, अब ZE देखते हैं कितना होगा. ZE इक्वल टू होता है हमारा I बाई वाई मैक्स. तो सर्कल के लिए हमारा जो इनर्शिया होता है पाई डी क्यूब पाई डी टू द पावर 4 बाई 64, और वाई मैक्स कितना होगा. इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी हमारा यहीं सेंटर पर से पास करेगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा मीन्स d/2 के बराबर हो जाएगा. तो वाई मैक्स हमारा d/2 हो गया. तो ZE कितना हो जाएगा हमारा I बाई वाई मैक्स. I हमारा हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 बाई 64, और वाई मैक्स हमारा हो जाएगा d/2 मीन्स पाई डी टू द पावर 4 बाई 64 इंटू 2 बाई डी. तो ये जाएगा पाई डी क्यूब बाई 32. ये हमारा हो गया इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस. और हमारा ZP कितना आया था 4r अपॉन 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 पाई. ओके, 4r क्यूब अपॉन 3 पाई. तो शेप फैक्टर ZP अपॉन ZE. ZP था हमारा 4r क्यूब बाई 3, और ये हमारा था पाई डी क्यूब बाई 32. इसको सॉल्व करते हैं. ये r और d को सेम टर्म में लाते हैं. तो ये 4r इक्वल टू होता है d/2 मीन्स डी क्यूब बाई 8 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 32 बाई पाई डी क्यूब. ओके, तो ये डी क्यूब कट गया. आंसर हमारा जाएगा 32 अपॉन
3 पाई, ये हो गया हमारा शेप फैक्टर। हो जाएगा 32/3 पाई, वैल्यूज़ पुट करते हैं 32/3 इंटू 3.14, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारा 1.7। तो हमारा शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन 1.7। ओके, इसको भी याद रखें। तो हमारा शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगल कितना आया था 1.5, और फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा 1.7 आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप। फाइंड द डेप्थ ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप। फिगर हमारा ये टी सेक्शन है। ओके, ये हमारा 400 मीटर्स है। मिलीमीटर। डेप्थ हमारा 100 मिलीमीटर है। ये हमारा 500 मिलीमीटर है, और इसका विड्थ हमारा 100 mm है। ओके, तो फाइनली हमारा डायग्राम ये रहा। ये 500, ये 100, ये 400, और ये 100। ओके, तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो लेट द डेप्थ, यहाँ से हम यहाँ तक डेप्थ मानते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर है, और ये डेप्थ हमारा y है। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्रेशन जोन हो जाएगा, और ये हमारा टेंशन जोन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस divides the area into half। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, कॉम्प्रेशन जोन का एरिया कितना होगा, ये हमारा y है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया। तो एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन कितना होगा 400 इंटू 100 प्लस ये स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया, ये कितना हो जाएगा, ये डेप्थ हमारा विड्थ हमारा 100 है, 100 इंटू, और ये हमारा कितना हो जाएगा y माइनस 100। ये पूरा y है, ये पूरा y है हमारा, और ये हमारा 100 है। तो कितना हो जाएगा y माइनस 100। तो एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन जोन आ जाएगा हमारा 400 इंटू 100 प्लस 100 इंटू y माइनस 100। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए सी इक्वल टू टोटल एरिया बाई 2। टोटल एरिया कितना होगा हमारा इस सेक्शन का, टोटल एरिया हमारा हो जाएगा ये एरिया 400 इंटू 100 प्लस ये एरिया 500 इंटू 100 मीन्स 9000। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9000/2 मीन्स 4500। ओके, तो सॉल्व करते हैं।
ये हमारा हो जाएगा ओके। तो ये मेरा वाई सी माइनस 100 इंटू 100 इक्वल टू 4500 45,000 minus 40,000 means 5,000 means yc minus 100 is equals to 50 means yc equal to 50 plus 100 equal to 150। ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स yc हमारा 150 आ गया। मीन्स हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है ये डेप्थ हमारा 150 है, 150 millimeters। ओके, सो depth of plastic neutral axis 150 ओके। तो आई होप ये सेक्शन मॉडुलस वगैरह प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये सब समझ आ गया होगा। ओके, कोई डाउट होता है तो पर्सनली मैसेज करिए। ओके, सो आज का सेशन कंप्लीट। थैंक यू।